स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: सही और गलत के बीच अंतर करने में असमर्थ। व्हाइट हैट सिटी के दक्षिण उपनगरों में शहर से काफी दूरी पर स्थित एक शहर घर साधारण थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश शरणार्थियों के लिए अस्थायी आश्रय के रूप में बनाए गए थे। रेणु, आदर्श और आहान व्हाइट हैट सिटी की ओर जा रहे थे। संयोगवश वे बस्ती के पास से गुजर रहे थे। रुको! रेणु ने अचानक अन्य दो को रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पास ही कुछ ध्यान से सुन रही हो। दोनों काफी भ्रमित थे। आदर्श कुछ कहने ही वाला था कि रेणु ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से पूछा, क्या आप निश्चित है कि लाल आभूषण गिल्ड के जो सदस्य स्वीट ग्रास विलेज को लूटने की कोशिश कर रहे थे वे सभी कैद हैं? हाँ, क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ जो उन्हें आजाद कर देगा? भले ही पैसा कम है, हमने उन्हें पकड़ लिया, आदर्श ने कहा। तो फिर मुझे आसपास एक मानसिक निशान का आभास क्यों हो रहा है? रेणु ने भुएं चढ़ा ली। स्वीट ग्रास गांव में रेणु ने कुछ डाकुओं को भागने से रोकने के लिए उन्हें टैग किया था। अंत में आदर्श उन सभी डाकुओं को पकड़कर सरकार को सौंपने में कामयाब रहा। हालांकि जब वे शहर से गुजर रहे थे तो रेणु को आसपास के कुछ मानसिक निशानों को महसूस करके आश्चर्य हुआ। हो सकता है कि उन्हें अस्थायी रूप से यहाँ कैद किया हो, आदर्श ने कहा। रेणु ने मंद रोशनी वाले शहर की ओर इशारा करते हुए कहा, ऐसा नहीं लगता वे तेजी से इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे उन्हें आजाद कर दिया गया हो। यही वह जगह होनी चाहिए। इसके बारे में बोलते हुए उन्होंने स्वीट ग्रास गांव के ग्रामीणों को यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं की। आहान के दिमाग में एक विचार आते ही उसने शहर की ओर इशारा किया। आहान ग्रामीणों को शहर तक ले जाने के प्रभारी थे। आखिरकार लाल आभूषण गिल्ड इस क्षेत्र में काफी सक्रिय था। सरकार की सुरक्षा के बिना ग्रामीणों को डर था कि लाल आभूषण गिल्ड अपना बदला लेने के लिए वापस आएंगे, इसलिए वे अपने गांव में नहीं रुके। यहाँ तक कि लांशी टाउन में रेणु पर भी अटैक किया गया था। निहत्थे ग्रामीणों की तो बात ही छोड़िए। किसकी प्रतीक्षा? हमने जो बदमाश पकड़े हैं वे इस कस्बे में क्यों हैं जहां ग्रामीण रहते हैं, आदर्श ने कहा। आइए एक नजर डालते हैं, रेणु ने चिंतित होकर कहा। यदि यह मानसिक निशानों के लिए नहीं होता तो रेणु को यह भी पता नहीं चलता कि डाकू यहाँ थे। बुरा महसूस होने पर तीनों तुरंत शहर की ओर चले गए। बस्ती में पहले से ही धुंधली सड़कें मूल रूप से घुप काली थी, क्योंकि स्ट्रीट लैंप टूट गए थे। यहाँ तक कि अगर कोई वहां से गुजर भी जाए तो उसे पता ही नहीं चलता कि यहाँ लोग रहते हैं। कोई सुरक्षा नहीं थी, बाढ़ भी नहीं थी। स्थितियां वास्तव में स्वीट ग्रास विलेज से भी बदतर थी। सैन्य वर्दी में कुछ जादूगर पहले ही अपनी जान बचाने के लिए भाग चुके थे। जब लाल आभूषण गिल्ड द्वारा उन पर अटैक हुआ तो उनका कोई मुकाबला नहीं था। सैनिकों को अपनी वर्दी उतारने की भी नौबत आ गई। नेताजी, क्या हमने इसे ज्यादा कर दिया? इतने सारे लोग मर गए। क्या बॉस केसो ने हमें व्यवहार करने की चेतावनी नहीं दी, क्योंकि वह अभी भी सरकार के समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रही है? क्या हमने यहाँ जो किया उससे बॉस नाखुश हो जाएंगे? लाल नाक नथ वाले एक जादूगर ने कहा। बॉस केसो ने हमें केवल यह याद दिलाया कि उसे मुश्किल स्थिति में न डाले। हमें बस यहाँ समुद्री राक्षसों के कुछ तराजू, पंजे और लाशें रखने की जरूरत है। क्या जो हुआ वह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है? क्या आपको लगता है कि सैनिक इन स्पष्ट सुरागों को नजरअंदाज कर देंगे और आकर हमारी जांच करेंगे? नेता लिंग ने उत्तर दिया। हा, कितना शानदार। हाँ, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं थी। इसकी बहुत संभावना है कि समुद्री राक्षस शहर पर अटैक करेगा। आहा, इतनी परेशानी। अतीत में हम अपने गहने पीछे छोड़ सकते थे ताकि कैरिबियन सागर के लोगों को पता चल जाए कि यह हमारा काम है, लेकिन अब हमें उन पाखंडी राज्यपालों की तरह अपने कृत्यों को छुपाना होगा। नाक में नथ वाला आदमी जोर से हंसा। तेज आवाज के साथ उस जगह पर तेज ज्वार आया, जिससे शहर के चारों ओर तेजी से बहने वाली धारा बन गई, जिसने लोगों को अंदर आने या जाने से रोक दिया। जमीन पर हर जगह खून के निशान थे। 10 से अधिक ग्रामीण शांत पड़े थे। उनके शरीर यातना के घावों से भरे हुए थे। मुखिया रेत पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा लगभग रेत में दब गया। उसके पैर सुन्न हो गए थे और उसके मस्तिष्क में रक्त वाहिकाएं बहुत देर तक नीचे की ओर रहने के कारण सूज गई थी। हालांकि उनमें अपने पैरों पर खड़े होने या सिर उठाने की हिम्मत नहीं थी। वह जानता था कि यदि वह उस आदमी को देखेगा
तो वे एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अन्य ग्रामीण भी वही कर रहे थे, जमीन पर घुटने टेकर अपना चेहरा नीचे करके, जैसे कैदियों को फांसी दी जाने वाली हो। वे सभी डर से कांप रहे थे। बूढ़े आदमी, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी क्या? नाथ में नथ पहने जादूगर ने मुखिया के सिर के पीछे पैर रखा और जोर से हंसने लगा। क्या तुमने सोचा था यहाँ दौड़ने से तुम बच जाओगे? आपके मनोरंजन के लिए व्हाइट हैट सिटी जल्द ही हमारा क्षेत्र बनने जा रहा है। जब हमें पता चला कि आप यहाँ शरण लेते आए हैं तो हम हंसते हंसते ही मर गए। कृपया हमें जाने दो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस हमारी जान बख्श दो। हम किसानों के एक समूह के अलावा और कुछ नहीं है। प्रमुख ने बोलने के लिए संघर्ष किया। और हम हत्यारे भी नहीं हैं। आप सभी को मारने का कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ केवल आपको यह सिखाने के लिए है कि धर्मी हंटर आपको बचाने नहीं आ रहे हैं। हमें अपमानित करना वास्तव में आपके द्वारा किया गया सबसे बुरा काम है। मैं मानता हूँ कि आप जानते हैं कि अगर कोई पूछे तो आपको क्या कहना चाहिए। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, उन्हें समुद्री राक्षसों ने मार डाला। समुद्री राक्षसों ने गांव पर अटैक किया, मुखिया ने कांपते हुए उत्तर दिया। सुनिश्चित करें कि दूसरे भी आपको सुने, जादूगर ने कहा। मुखिया धीरे से घुमा। उसका चेहरा कीचड़ और खून से सना हुआ था, यहाँ तक कि उन्हें अपनी आंखें खोलने में भी परेशानी हो रही थी। उसने जमीन में सिर गड़ाए ग्रामीणों की ओर देखा। उसके पास अपने मन में आ रहे आक्रोश और क्रोध को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने कहा, क्या तुम सब समझ रहे हो? वे समुद्री राक्षसों द्वारा मारे गए थे। हाँ, हम समझते हैं। यह समुद्री राक्षस थे जिन्होंने उन्हें मार डाला। लिंग ने स्पष्ट मुस्कान दिखाई और कहा, आपका स्वीट ग्रास विलेज काफी अमूल्यवान है। हाल ही में स्वीट ग्रास अन्य स्थानों पर काफी ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा है। यदि तुम हमारी बात मानोगे और मीठी घास लगाते रहोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। व्हाइट हैट सिटी जल्द ही हमारे नियंत्रण में होगा। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी अंत उन्हीं जैसा हो जाएगा। हमारी बात माने और आप सुरक्षित रहेंगे। हाँ, यकीनन। मैजिक रोलिंग वेव द्वारा स्थापित सीमा के बाहर आदर्श, आहन और रेणु को यह एहसास होने पर क्रोध आया कि क्या हुआ था। नाक में नथ वाला जादूगर आदर्श को स्पष्ट रूप से याद है कि उसने उसे सरकार को सौंप दिया था। उन्हें बताया गया कि इन डाकुओं को परिवर्तन संघ या स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी में पहुंचाया जाएगा और उनके अपराधों के अनुसार दंडित किया जाएगा। वे यहाँ कैसे आए और ग्रामीणों पर दोबारा अटैक कैसे किया? आदर्श इतना गुस्से में था कि वह आग उगल रहा था। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि दुश्मन के पास कितने लोग हैं और वे कितने ताकतवर हैं। उसने खुद को पर्पल ब्लैक लाइटनिंग के बोल्ट में बदल दिया। सीमा पार करने के बाद आदर्श रात के आकाश में घूम गया और नाक में अंगूठी लेकर जादूगर के सामने उतरा। जंगली लाइटनिंग आसपास फैल गई और डाकुओं पर अटैक करने वाला एक चौंकाने वाला लाइटनिंग का जाल बन गया। डाकुओं का दल बहुत बड़ा नहीं था। कुल मिलाकर उनकी संख्या 10 से अधिक थी और उनमें से सबसे मजबूत लिंग केवल एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था। आदर्श ने लिंग को ऐसे उठाया जैसे वह एक चूजे को उठा रहा हो और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। यह दूसरे दिन का जादूगर है, गांव की एक छोटी लड़की उत्साह से बोली। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठी। लाल आभूषण गिल्ड के जादूगर इतने ताकतवर थे कि वे ग्रामीणों को पशुओं की तरह काट सकते थे, लेकिन एशियाई लोगों के सामने वे वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे पशु थे। फिर से तुम ही? नाक में नथ वाला जादूगर गुस्से से बोला। अपने गुस्से के बावजूद आदर्श की भयानक ताकत के कारण वह जल्द ही पिट गया। आदर्श ने अपनी उसकी बाहें फाड़ दी और उसके चेहरे पर पैर रख दिया। मूर्खों के झुंड, मैंने पहले भी तुम्हारी जान बख्श दी थी, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ वापस आने का साहस किया। तो आदर्श दहाड़ उठा। रेमडू ग्रामीणों के पास गई। जब उसने जमीन पर लाशें देखी तो वह क्रोधित हो गई, जिनकी भयानक मौत हो गई थी। क्या तुम ठीक हो? जल्दी उठो, हमने डाकू को वश में कर लिया है, रेणु ने उनसे कहा। ग्रामीण हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। किसी की उठने की हिम्मत नहीं हुई। फिर यह तुम ही क्यों हो? तुम क्यों आए और उन्हें फिर से अपमानित किया? एक स्त्री उठी और घबराहट में क्रोधपूर्वक श्राप देने लगी। रेणु शॉक हो गई। उसे लगा कि उसने गलत सुना है।
कृपया दोबारा ना आए, आप केवल चीजों को बदतर बनाने जा रहे हैं, एक बूढ़े सफेद वाले ग्रामीण ने कांपती आवाज में कहा। हाँ हाँ, हम पहले ठीक थे, लेकिन आपने जो किया उसके बाद वे फिर से आकर अपना बदला ले जाने आ रहे हैं। हम उनके क्रोध से नहीं बच पाएंगे। ग्रामीणों ने आदर्श और रेणु को पहचान लिया, लेकिन पिछली बार की तरह आभार व्यक्त करने के बजाय वे वास्तव में उन्हें दोषी ठहरा रहे थे। रेणु काफी शौक थी। हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हैं, रेणु ने विरोध किया। बचाना? आप हमें कैसे बचाएंगे? बस उनके रास्ते में आना बंद कर दो। उनमें जादू है और वे हमारे लिए बहुत ताकतवर है। आप उनसे नहीं डरते क्योंकि आप उन्हें आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन हम कैसे? एक बार जब आप चले जाएंगे और वे आपको नहीं ढूंढ पाएंगे तो वे अपना गुस्सा हम पर उतार देंगे। क्या आप केवल तभी रुकेंगे जब हमारे गांव में सभी को यातनाएं देकर मार डाला जाएगा? जब वह अपने पैरों पर खड़े हुए तो वो बूढ़े ग्रामीण ने उत्तर दिया। तो आप कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया है? रेणु ने एक आत्म उपहासपूर्ण हंसी बोली। रेणु पहले से ही लाल आभूषण गिल्ड के कृत्यों से क्रोधित थी। फिर भी उसे लगा जैसे ग्रामीणों की प्रतिक्रिया देखने के बाद उसके फेफड़े फटने वाले थे। जब लाल आभूषण गिल्ड ने लांशी टाउन में अपना बदला लेने की कोशिश की तो रेणु लगभग मर ही गई थी, क्योंकि उसने ग्रामीणों को बचाया था। यह आश्चर्य की बात थी कि मनुष्य कितने मूर्ख हो सकते हैं जब वे डर और बेकार की भावना से अभिभूत हो। वे सही गलत में फर्क भी नहीं कर पाते। ग्रामीणों ने सोचा कि लाल आभूषण गिल्ड के डाकू उन पर दया कर रहे थे, जबकि उनकी बचावकर्ता उन्हें नुकसान पहुंचाने आए थे। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: मैं बस उन्हें मारना चाहता हूं। मुझे ईमानदारी से रहना होगा। एक अच्छा इंसान बनना कठिन है। जरा मुझे देखो, मैं कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता था। इन लोगों को बस मर जाना चाहिए। बलात्कार होना चाहिए या अत्याचार होना चाहिए या गुलामों की तरह जमीन पर रौंद दिया जाना चाहिए। वे इसके लायक है। उनके साथ जो कुछ भी होता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आहान ने घोषणा की। रेणु ने कुछ नया सीखा। वह कभी नहीं जानती थी कि कोई जगह या देश इतना छोटा हो सकता है। वह मदद करना चाहती थी, लेकिन वे बचाव से परे थे। आदर्श ने ऐसे लोगों को देखा था जो बहुत बुरे थे। आखिरकार जब प्राचीन राजधानी की आपदा जैसी स्थिति में लाखों पीड़ित थे तो सभी प्रकार के लोगों को ढूंढना संभव था। वैसे आदर्श वास्तव में ग्रामीणों की प्रतिक्रियाओं से आश्चर्यचकित नहीं था। जैसा कि कहा जा रहा है, आदर्श को एक बात पर दृढ़ता से विश्वास था। यह सोचना मूर्खतापूर्ण था कि एक अपराधी अचानक दयालु हो जाएगा और लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा। उनके जैसे मैल जो भ्रष्ट थे और हड्डियों तक बदबूदार थे और भी बदतर हो जाएंगे। उनका एकमात्र लक्ष्य कमजोरों पर विजय प्राप्त करके अधिक आनंद प्राप्त करना था। इस प्रकार यदि ग्रामीण समझौता करते रहे तो स्थिति और खराब हो जाएगी। आदर्श कोई संत नहीं था और ग्रामीणों को वास्तविकता सिखाने का उसका कोई दायित्व नहीं था। वे सत्यों को स्वयं अनुभव करने के बाद ही समझ सकते थे और यह महसूस कर सकते थे कि उनका निर्णय कितना मूर्खतापूर्ण था। जब भविष्य में उन्हें इससे अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी तो उन्हें इसका पछतावा होगा। आदर्श के लिए यह उसका कोई काम नहीं था। इसके अलावा वह मुख्य रूप से इस बात से नाखुश थे कि लाल आभूषण गिल्ड के ये सदस्य कितने अपमानजनक थे। अगर उसने उन्हें कुचलकर मार न डाला होता तो वह सारा दिन नाराज रहता। गांव वाले कृतज्ञ हो या अप्रसन्न, इसकी किसे परवाह थी। यह उनका अपना मामला था। आदर्श ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी कृतज्ञता प्राप्त करने के बाद उनकी आत्मा पार हो जाएगी। आखिरकार अगर उन्होंने वास्तव में उसके प्रति कुछ सम्मान दिखाया तो उसे पूरे लाल आभूषण गिल्ड को उखाड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वह इसे आसानी से कर सकता था यदि ग्रामीण अपने पैरों पर खड़े होते और उन्हें दृढ़ता से बताते कि वे चाहते हैं कि लाल आभूषण को उनके अपराधों के अनुसार दंडित किया जाए तो आदर्श को सीधे उनके घोंसले में जाने और उनके मालिक को मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर वे घुटने टेकना चाहते हैं तो बस उन्हें घुटने टेकने दे और लाल आभूषण गिल्ड के लोगों को अपने पिता के रूप में स्वीकार करे। उन्हें इसका आनंद लेने दे। वे वयस्क थे। उन्हें अपने द्वारा कहे गए शब्दों और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। क्या आप नाराज नहीं हैं? रेणु ने भ्रमित चेहरे के साथ आदर्श की ओर देखा।
मुझे गुस्सा क्यों आना चाहिए? मैंने पहले भी कई लोगों को बचाया है, मुझे वास्तव में उनकी परवाह नहीं है, आदर्श ने कहा। आदर्श के शब्दों से रेणु काफी खुश हुई। उसका क्या मतलब था कि उसने बहुत से लोगों को बचाया था, इसलिए उसे कोई वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। ठीक है, आदर्श कितना निर्दयी था जब उसने रोहन को मार डाला। उसके आधार पर वह आसानी से बता सकती थी कि वह एक अच्छे इंसान या संत से बहुत दूर था। अरे क्या आप कृपया हमें जाने दे सकते हैं? उन बेवकूफों की आप जैसे एडवांस जादूगर के प्रति कोई सम्मान ना दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? आइए हम चले और हम उन्हें सजा देंगे और उन्हें कृतज्ञ होना सिखाएंगे। नाक में नथ पहने जादूगर का चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन मेरी आंखें एक ऐसे मैल को ढूंढती है जो आपकी तरह बिना पलक झपकाए हत्या कर देता है। यह बहुत कष्टप्रद है, आदर्श ने मुस्कुराते हुए और आंखें सिकोड़ते हुए कहा। जादूगर ने तुरंत अपनी पैंट गीली कर दी। जब वह आदर्श से पहली बार मिला तो वह जानता था कि वह दयालु व्यक्ति नहीं है जो उनके लाल आभूषण गिल्ड को लूटने की हिम्मत कर रहा था। जैसा कि उसने सोचा था, वह आदमी एक पागल के अलावा और कुछ नहीं था। नाक में नथ वाला जादूगर अपनी जान की भीख मांग रहा था, यहाँ तक कि कुछ गांव वाले भी उनसे विनती कर रहे थे कि वह लाल आभूषण गिल्ड के लोगों को ना मारे। आदर्श ने उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और जादूगर को एक रोम्बॉइड में फेंक दिया, जो तुरंत एक आकार में संकुचित हो जाएगा, जो उसे पूरी तरह से फिट बैठता था, और उसे टुकड़ों में कुचल दिया। इस बार आदर्श ने एक को भी भागने नहीं दिया। उन्होंने बिना पलक झपकाए डाकुओं को बारी बारी से मार डाला। लाल आभूषण गिल्ड के जादूगर जल्द ही जमीन पर पड़ रहे, बिल्कुल उन ग्रामीणों की तरह जिन्होंने उन्हें मार डाला था। आहन को ऐसा लगा जैसे उनकी लाशें आंखों में चुभने वाली चीज थी। उसने तुरंत एक चिलचिलाती सुनहरी रोशनी बुलाई और उनकी लाशों को राख में बदल दिया, जिससे उनकी आत्माएं आगे बढ़ जाए। रुको, कृपया रुको। वे तीनों जाने ही वाले थे कि तभी काली पड़ चुकी युवा लड़की उनका पीछा करते हुए आई। उसकी अंग्रेजी धारा प्रवाह नहीं थी और उसकी आंखों में दृढ़ दृष्टि थी, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति और उसका शरीर कुछ खोया हुआ लग रहा था। हम जा रहे हैं क्योंकि आपने हमसे आपके व्यवसाय में हस्तक्षेप ना करने के लिए कहा है। अब तुम्हें क्या चाहिए? रेणु अब कोई छोटी लड़की नहीं थी, वह पहले ही अपने गुस्से से उबर चुकी थी। मैं उन बुरे लोगों को मारने के लिए आपको धन्यवाद देने आई हूँ। मेरा नाम जैनी है। मैं चाहती हूँ। छोटी लड़की की आंखें आंसू से चमक उठी। संभावना है कि मारे गए ग्रामीणों में उसके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। तुम क्या चाहती हो, कहो, आदर्श ने उससे सहलाया। मैं युवा लड़की जैनी को बात करने में परेशानी हो रही थी, उसकी आंखों में आंसू फूटते रहे। आदर्श ऊपर गया और उसकी आंखों के स्तर तक पहुंचने के लिए थोड़ा झुक गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आप क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए लाल आभूषण गिल्ड को मार डालें? लड़की की आंखें तुरंत चौड़ी हो गई, जैसे वह समझ नहीं पा रही थी कि आदर्श को क्यों पता था कि वह क्या कहना चाहती थी। जैनी, यह पूछना बहुत बड़ी बात है। वे पहले ही 2 बार हमारी मदद कर चुके हैं। यह एक आशीर्वाद है जो भगवान ने हमें दिया है, लेकिन लाल आभूषण गिल्ड बहुत खतरनाक है और यहाँ तक कि सरकार भी उनसे डरती है। आप उनसे अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कैसे कह सकती है? मुखिया लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, उसकी हालत खराब थी। वास्तव में आपके लोगों ने हमसे जो कहा है उसे देखते हुए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम आपके लिए ऐसा कर सके, आहन ने कहा। समुद्र के देवता चाहते हैं कि हम कष्ट सहे, इसलिए हमारे पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं उन लोगों की ओर से माफी मांगता हूं जिन्होंने डर के मारे अपना दिमाग खो दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे गांव का भाग्य क्या है। हम आभारी है कि आपने हमारी जान बचाई है। मुखिया एक तर्कसंगत व्यक्ति था। उन्होंने आदर्श, आहन और रेणु से ईमानदारी से बात की। युवा लड़की जैनी अभी भी आदर्श को फटी आंखों से देख रही थी, क्योंकि वह सबसे मजबूत व्यक्ति थी जिससे वह कभी मिली थी। वह डाकुओं को परास्त करने में सक्षम था। लेकिन यह वह नहीं है जो आप सोच रही है, आदर्श ने उसकी मुस्कान के साथ पूछा।
मेरे गांव वालों ने आपको बुरी बातें कही और लाल आभूषण गिल्ड वास्तव में भयानक है। मुझे लगता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा मांग रही हूँ, जैनी ने कहा। तुम्हें बस मुझे उत्तर देना होगा कि आपने जो कहा उसका गंभीरता से मतलब था, आदर्श ने दोहराया। जैनी ने आदर्श की गहरी बुरी आंखों में देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बड़े भाई के दिल में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास देख सकती थी, वही रूप जो उसने अपने पिता में देखा था जब वह खून से लथपथ खड़े थे। हाँ हाँ, जैनी की आंखों से फिर आंसू फूट पड़े, मानो उसके दिल का सारा दुख और गुस्सा टूटे हुए बांध से बहते पानी की तरह फूट पड़ा हो। गांव के अन्य लोग जीवित रहने के लिए समझौता करने को तैयार थे, डाकुओं की गुलामी करने को तैयार थे, लेकिन उसने अपने सामने अपने पिता को मरते देखा था। वह अपने पिता के हथियारों की आज्ञा मानने और उनके नियंत्रण में रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह ऐसा नहीं कर सकी। यदि केवल नफरत ही किसी की हत्या के लिए पर्याप्त होती तो उसने लाल आभूषण गिल्ड के लोगों को 1000 बार मार डाला होता। अपने लालच को पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों को मारने का उन्हें क्या अधिकार है? वे उसका सब कुछ पहले ही ले चुके थे। उसके प्यारे पिता ही एकमात्र ऐसी चीज थे जो उसके पास बची थी। आदर्श, हास्यास्पद मत बनो। पूरे लाल आभूषण गिल्ड को हटाना कोई आसान काम नहीं है। क्या आप अपना वादा निभाने के प्रति आश्वस्त है? क्या हमने यह नहीं कहा कि अब इन मूक ग्रामीणों की परवाह न करें? आहन फूट फूट कर रोने लगा। उन्हें चिंता थी कि आदर्श परिणामों पर विचार किए बिना अपना वादा पूरा कर देगा। न्याय प्रदान करना अच्छी बात थी, लेकिन यह अभी भी स्थिति पर निर्भर करता था। लाल आभूषण गिल्ड छोटा संगठन नहीं था जिसे आसानी से उखाड़ा जा सके। सलाहकारों ने उनसे केवल लाल आभूषण गिल्ड को हटाने के लिए कहा, उन्हें उखाड़ने के लिए नहीं। सरल शब्दों में, लाल आभूषण गिल्ड ने हाल ही में सीमा पार कर ली थी, इसलिए राष्ट्रीय टीमों को अपने जितना संभव हो उतने सदस्यों को मारने या गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। हालांकि लाल आभूषण गिल्ड को उखाड़ फेंकना निश्चित रूप से उनके दायरे से बाहर था। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी को चिंता करनी थी। क्या आदर्श ने नहीं देखा कि गरीब स्थानीय सरकार पहले से ही लाल आभूषण गिल्ड के साथ काम कर रही थी? यह सच है कि स्थानीय सरकार बेहद अविश्वसनीय है, लेकिन इससे यह भी पता चलता कि लाल आभूषण गिल्ड कितना शक्तिशाली था। आदर्श ने जैनी को कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और व्हाइट हेड सिटी की दिशा में बढ़ने लगा। आहन और रेणु ने तुरंत आदर्श को पकड़ लिया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उसके हाव भाव में कुछ गड़बड़ है। आहन ने कहा, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? क्यों नहीं? बदले में आदर्श ने पूछा। आहन तुरंत शॉक रह गया। वह सही है, क्यों नहीं? विवेक वाला कोई भी इंसान लाल आभूषण गिल्ड जैसे संगठन को खत्म करना चाहेगा। संगठन केवल इसलिए अस्तित्व में था क्योंकि वे डरावने, शक्तिशाली और प्रतिशोधी थे। हालांकि आदर्श ने जादू सीखने में इतना प्रयास नहीं किया था। जब वह लाल आभूषण गिल्ड जैसे संगठन से टकराया तो उसे अपना रास्ता दोबारा बदलना पड़ा। यदि उसे कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों में खटकने लगता है और वह निर्णय लेता है कि वह व्यक्ति दुनिया के लिए कीट है, तो वह उसे अस्तित्व से ही मिटा देगा। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा करने के लिए बहुत कमजोर था। वह परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं था कि उनके प्रयास व्यर्थ थे। न केवल वे पुरस्कारों का दावा करने में सक्षम होंगे, बल्कि वह गांव की युवा लड़की को अपना बदला लेने में आसानी से मदद करते हुए डार्क नोबल मेंटल भी सुरक्षित कर सकते हैं। पैसे कमाओ, लोगों को रौंदो, दुष्टों का वध करो, युवा लड़कियों को बचाओ। यह उपकार निश्चित रूप से उनके प्रारंभिक उद्देश्यों के अनुरूप था, जिसने उन्हें जादूगर बनने के लिए प्रेरित किया। जब उसने मैजिक सीखना शुरू किया तब से वो बहुत मजबूत हो गया था। अगर उसे गधों के समूह को रोकने से पहले 2 बार सोचना पड़े तो उसे घर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए उसे लाल आभूषण गिल्ड को क्यों नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए। आदर्श, मैं तुम्हारे साहस से और अधिक प्रभावित हो रही हूँ। आप वास्तव में कैरेबियन सागर के एक बड़े घातक ट्यूमर को चुनौती देने का साहस कर रहे हैं। ठीक उसी तरह रेणु व्यापक रूप से मुस्कुराई। हालांकि ग्रामीण की प्रतिक्रियाएं
से खुश नहीं थी रेणु, लेकिन इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह इन मूर्ख ग्रामीणों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रही थी, बल्कि युवा लड़की जैनी की ओर से और खुद के लिए न्याय की सेवा कर रही थी। वह बस लाला भूषण गिल्ड को खत्म करना चाहती थी और कुछ नहीं। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ, और सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि एंड थैंक यू।